हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का भाई आप सभी का स्वागत करता है बोले तो करियर भाई। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि नेदरलैंड्स के अंदर आपको अगर काम करना है तो आप कौन से तरीके के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और कौन से परमिट्स आपको वहाँ पर लगने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि नेदरलैंड के अंदर अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्स है। यहाँ पर आपको वर्क वीज़ा भी लगता है और रेसिडेंट परमिट भी लगता है, और कुछ कंट्री के लोग ऐसे हैं जिनको MVV टाइप का वीज़ा और रेसिडेंट परमिट लगता है। तो ये MVV वीज़ा के बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रेसिडेंट परमिट की। तो एक चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दूँ कि आप इन दोनों के लिए एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर आपका वर्क वीज़ा और आपका रेसिडेंट परमिट दोनों ही एक साथ आ जाता है। वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर चाहे तो अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेसिडेंट परमिट पाने के लिए भी कुछ जनरल कंडीशंस उन्होंने रखी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जितने समय तक वहाँ पर रहने वाले हैं उतने समय तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। मान लीजिए आप वहाँ पर 5 साल तक रहने वाले हैं तो आपका पासपोर्ट भी उन 5 सालों के लिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चौथे साल में आपका पासपोर्ट ही एक्सपायर हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि यू मस्ट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स, यानी कि आपके पास वहाँ पर कोई नौकरी या हम कहें कि बिजनेस होना चाहिए जिससे कि आप पैसे कमाते हैं, या आपके पास कोई ग्रांट है या आपके पैसे कोई और भर रहा है, जो भी है तो वो आपको वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास भाई इतना पैसा है कि हम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। अब ये प्रूव करने के लिए आप आपके एग्रीमेंट्स, आपकी सैलरी स्लिप, पे स्लिप, ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। इसके अलावा नेदरलैंड में अगर आपको रहना है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना बेहद ज़रूरी है। विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस वो आपको रेसिडेंट कार्ड अलाउ नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आप नेदरलैंड की किसी भी नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पोज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपका बिहेवियर अगर ऐसा है जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट उनको मालूम होता है, तो वो आपको रेसिडेंट कार्ड या रेसिडेंट परमिट वहाँ का नहीं देंगे। इसी के साथ साथ आपका वहाँ पर रहने का पर्पज़ क्या है, इसका प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा। आप वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं तो आपको आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आप अगर वहाँ पर सीखने के लिए गए हैं तो आप कौन से कोर्स के लिए एडमिशन आपने लिया है उसके सारे कागजात दिखाने पड़ेंगे। अगर वहाँ पर आप फैमिली मेम्बर के साथ रहने के लिए गए हैं तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि कौन से फैमिली मेम्बर है, वो कहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ की सिटीजनशिप उनकी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर आप शादी करके वहाँ पर गए हुए हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा जो कि ये प्रूव करे कि आप वहाँ पर क्यों गए हुए हैं। इसी के साथ साथ नेदरलैंड्स में पर्टिकुलरली ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की टेस्ट जो है वो कराई जाती है। तो कोई भी अगर फॉरेन नेशनल है जो कि EU में से नहीं है, किसी बाहर के कंट्री से है, तो उनसे ये ट्यूबरक्लोसिस की टेस्ट जो है वो करवाई ज़रूर जा सकती है। अब ये जो मैंने बातें बताई हैं ये जनरल उनकी कुछ कंडीशन है, ये केस टू केस डिफ़र भी कर सकता है, इसमें तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। मान लीजिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कुछ और एडिशनल भी उनकी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि स्टूडेंट हैं तो वो अगर पार्ट टाइम काम भी करना चाहते हैं तो उनके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड रहते हैं, या उनका जो रेसिडेंट परमिट है वो केवल उनके स्टडी पीरियड के लिए ही वैलिड रहता है। तो ऐसी अलग अलग उनकी शर्तें हो सकती हैं, तो वो आपको आपके केस के अनुसार देखना पड़ेगा। अब बात करें कि यहाँ पर अगर रहना है तो उसके लिए भी स्पॉन्सर लगेगा क्या। जैसे आपको पता है कि वर्किंग वीज़ा अगर चाहिए तो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है। अगर आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए वीज़ा चाहिए तो आपका फैमिली मेम्बर आपके लिए स्पॉन्सर करता है। तो ऐसे ही वर्क परमिट के लिए भी स्पॉन्सर लगेगा क्या, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लग सकता है। अगर आप फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक आदमी आपके वहाँ पर रेसिडेंट परमिट के लिए स्पॉन्सर करेगा। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए स्पॉन्सर करेगी। अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए स्पॉन्सर करेगा। तो कहीं ना कहीं से आपको रिकमेंडेशन या स्पॉन्सर ये चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं
उस MVV वीज़ा के बारे में। तो ये MVV वीज़ा कौन से कंट्रीज़ के लोगों को लगता है और कौन से लोगों को नहीं लगता है। तो ये MVV वीज़ा जो है वो कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज़ के, जिनको ये नहीं लगता है। उनमें सबसे पहले तो EU और EEA और स्विट्ज़रलैंड, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, EEA यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, और स्विट्ज़रलैंड के जो नागरिक हैं उनमें से किसी भी लोगों को ये परमिट नहीं लगता है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ उन्होंने इसमें ऐड की है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, मोनाको, वेटिकन सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ कोरिया। इन कंट्रीज़ के लोगों को ये नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा जिस भी कंट्री से जो भी आदमी आता है उनको MVV वीज़ा जो है वो ही लेना पड़ता है, यानी कि इंडिया से जो कोई भी जा रहा है उसको इसके लिए अप्लाई करना ही होगा। तो अब ये MVV के लिए अप्लाई कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी ये लोग टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर उस टेस्ट का नाम है सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम। और जो लोग 18 से 65 के एज ग्रुप में आते हैं, ऐसे सभी लोगों को ये एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। और ये एक 3 पार्ट की एग्ज़ाम होती है और इसके अंदर आपकी डच लैंग्वेज की पूरी स्किल्स जो है वो टेस्ट की जाती है और वहाँ की सोसाइटी के बारे में भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि नीदरलैंड का कल्चर कैसा है, वहाँ की लाइफ कैसी है, और साथ ही साथ बाकी के कस्टम्स और रिचुअल्स कैसे चलते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें। और डच लैंग्वेज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी भी टेस्ट ली जाती है, क्योंकि डच लैंग्वेज उनकी वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, तो डच लैंग्वेज आनी चाहिए। और ये एग्जामिनेशन जो है वो डच एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में कंडक्ट करवाई जाती है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। इसके लिए आपको 150 पाउंड की फीस पे करनी पड़ती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे छूट दे दी गई है, तो उनमें से पहले आते हैं कोई अगर टर्किश नेशनल है तो उनको ये एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन MVV वीज़ा लगेगा, बस ये एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ेगी। ऐसे कैटेगरी के लोग बता रहा हूँ, उनको बाकी की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पर रेसिडेंट परमिट अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के तहत वहाँ पर जा रहे हैं, या आप AU पेयर हैं, या एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज में जा रहे हैं, साथ ही साथ स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर आप जा रहे हैं, तो भी आपको ये एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी की डिग्री, सिविक इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट या डच लैंग्वेज क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है, तो ये एग्जामिनेशन पर्टिकुलर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए, तो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं या स्पॉन्सर की तरफ से भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप खुद से ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको ये एंट्री एंड रेसिडेंस प्रोसीजर TEV के थ्रू देना पड़ेगा, और ये आपको किसी भी डच एम्बेसी या कॉन्सुलेट में ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आप स्पॉन्सर की तरफ से जा रहे हैं तो वो आदमी जो है वो एंट्री एंड रेसिडेंट प्रोसीजर के तहत डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन जो है वो इमिग्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन सर्विस IND की तरफ भी भेज सकता है। लेकिन इसके लिए आपको उसको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ ये सारी चीज़ें आपके स्पॉन्सर को देनी पड़ेगी, और फिर आपकी तरफ से वो अप्लाई करेगा। अब बात ये है कि इसकी फ़ीस कितनी होती है, तो देखिए ये आपके पर्पज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग फ़ीस लगाते हैं। काम करने के लिए आ रहा है तो अलग फ़ीस लगेगी, स्टूडेंट के तौर पर आ रहा है तो अलग फ़ीस लगेगी। तो ये आपके केस के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात ये है कि इसे प्रोसेस होने में कितना समय लगेगा, तो प्रोसेस होने में यहाँ पर टिपिकली 90 दिन का समय लग जाता है। लेकिन इससे पहले ही आप रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, तो रेसिडेंट परमिट अगर आपके पास है तो आप वेट कर सकते हैं कि भाई हमारा MVV वीज़ा जो है वो वहाँ पर प्रोसेसिंग में है, इसकी वजह से हम उसका वेट कर रहे हैं, और रेसिडेंट परमिट होने की वजह से आप वहाँ पर रह भी सकते हैं। इसी की वजह से मैंने वहाँ के रेसिडेंट परमिट के बारे में आपको पहले बताया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से टाइप के वीज़ाज यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर MVV के अलावा रेगुलर पेड वर्क एज एम्प्लॉय के लिए भी आप जा सकते हैं, कि मैं वहाँ पर काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी आपका एम्प्लॉयर ही आपको स्पॉन्सर करेगा। उसके लिए आपके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि नीदरलैंड की किसी कंपनी का होगा। इसी के साथ साथ आपको मिनिमम वेज उतना मिलना चाहिए जो कि
23 एज के आगे के वर्कर्स को मिलना चाहिए। तो ये उनके यहाँ का एक लॉ है, तो उसके हिसाब से आपको पैसे अगर मिल रहे हैं तो ही आपको वहाँ पर जाने की अनुमति मिलती है, क्योंकि वो लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपको इतनी मिनिमम सैलरी मिलती है कि आप वहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका एम्प्लॉयर है उसको ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो भी कोई पोजीशन उनके पास है वो किसी भी डच नेशनल से या EU सिटीजन से या EEA एरिया में रहने वाले सिटीजन से फुल वहाँ पर फिलअप नहीं की जा सकती है। इसकी वजह से किसी फॉरेन नेशनल को वहाँ पर लिया गया है, ये उसको वहाँ पर साबित करना पड़ेगा, जिसके लिए जनरली ये लोग ऐड देते हैं 10 दिन के लिए, और उसके ऊपर अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो उसका रिपोर्ट खाली दे देते हैं कि ये 10 दिन पहले हमने ये ऐड दी थी और इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया हुआ है। अब कुछ लोगों को सीजनल लेबर के तौर पर भी ये वीज़ा मिल सकता है, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीज़ा बनाया गया है, और ये मैक्सिमम 24 वीक का वीज़ा यहाँ पर दिया जाता है। तो उसके लिए भी आपको आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा किसी भी नेदरलैंड के एम्प्लॉयर के साथ जो आपने किया है। इसी के साथ साथ एक सिंगल परमिट आपको लेना पड़ेगा, जो कि आपका एक वर्क परमिट और रेसिडेंट परमिट दोनों ही होता है कंबाइंड, और मिनिमम वेज आपको वहाँ पर मिलना चाहिए, जो कि सीजनल वर्कर्स को जितना मिलना चाहिए ये उनका एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है, उतना वेज आपको मिलना चाहिए। अब एक और होता है जो है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र। तो कई ऐसी MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जिनके ऑफिसेस कई देशों में होते हैं। तो मान लीजिए इंडिया में उनका ऑफिस है और अब आपका तबादला उनके नेदरलैंड के ऑफिस में करने वाले हैं, तो आपको इस टाइप का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी उन्होंने कुछ अपने क्राइटेरिया सेट किए हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आप EU, EEA या स्विट्ज़रलैंड के नागरिक नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको अगर इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो यू मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ नॉन EU कंट्री, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बाहर की कंट्री के आप होने चाहिए। आप किसी भी ऐसे कंपनी के साथ काम कर सकते हैं जहां पर आपकी पोजीशन जो है वो एक मैनेजर, एक स्पेशलिस्ट या ट्रेनी की हो सकती है, और ट्रांसफ़र से पहले कम से कम आप उस कंपनी के साथ 3 महीने तक आपने काम किया हुआ होना चाहिए, उसका एक वर्क रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ जिस पोजीशन को आप एक्वायर कर रहे हैं उसके लिए आपके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज और क्वालिफिकेशंस हैं, ये भी आपको वहाँ पर साबित करना होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा करके। और आपकी सैलरी उनके स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के अनुसार मीट करनी चाहिए। तो उन्होंने हाईली स्किल्ड माइग्रेंट इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बना करके रखे हैं, तो उनका जो सैलरी है उसके साथ आपकी सैलरी मैच करनी चाहिए। साथ ही साथ कई कंपनीज ऐसे भी होती हैं कि मान लीजिए नेदरलैंड में उनकी ट्रांसफ़र कर दी, तो वहाँ की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी, तो वहाँ पर भी उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इस वीज़ा के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आपका मैक्सिमम काम नेदरलैंड के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के जो है वो इसके अंदर कंडीशंस उन्होंने रखे हुए हैं। इसके अलावा फिर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी वीज़ा दिया जाता है। इसके अलावा हाईली एजुकेटेड पर्सन्स के लिए भी ये वीज़ा जो है वो दिया जाता है, एक और तरीके का है ये। तो ये वीज़ा जनरली उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी स्टडीज़ या हायर स्टडीज़ नेदरलैंड के अंदर परस्यू करते हैं, उन लोगों का ये वीज़ा जनरली मिल जाता है। बाकी फिर यूरोपियन ब्लू कार्ड भी है, तो यूरोपियन ब्लू कार्ड के तहत तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं यूरोप की। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया उन्होंने ये रखे हैं कि आपकी एनुअल इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, और उसके क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपकी इनकम है तो आपको वो यूरोपियन ब्लू कार्ड मिल जाता है, और उसके बाद आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो सकती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के वीज़ा जो हैं वो आपको नेदरलैंड्स के अंदर मिलते हैं, और MVV वीज़ा के लिए भी क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखे हैं ये भी मैंने आपको खैर बता ही दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।